बहुत शुक्रिया आपका भाई, और आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में। और हम सब लिट चौक की तरफ से स्वागत करते हैं सुधांशु पांडे जी का, जो आउट एंड आउट कई विधाओं में इन्होंने अपना रचनात्मक पराक्रम दिखाया है, चाहे वो अभिनय हो या फिर कविताएं हो, और बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें संगीत भी है, म्यूज़िक भी है। और सबसे बड़ी सुविधा होती है इस तरह के कलाकार से बातचीत करने में कि उनके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई कौन है क्या है, ये सबको पता है। तो हम लोग सीधे सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पंकज जी जो है मेरे मुंबई में हम लोग पड़ोसी भी हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, और आज हम लोग एक दूसरे को यहाँ मिलके बहुत खुश हुए कि यार हम लोग अपने घर में इतना नहीं मिल पाते जैसे आज हम यहाँ मिल गए। और मैं लिट चौक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लिट चौक ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छी तरह से ये एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे इतने सारे लोग, आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने यहाँ पे और बाकी जो लोग आए हैं उनकी बातचीत सुनी होगी, उनसे कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और आई थिंक आज के ज़माने में अगर हम अपने यूथ को किसी भी तरह से इंस्पायर कर सकें, चाहे वो अचीवमेंट्स के थ्रू हो या बातचीत के थ्रू हो, जैसे भी हो, तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि यूथ और जो यंगस्टर्स हैं वही हमारे इस देश का, हमारे भारत का फ्यूचर है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा योगदान है लिट चौक की तरफ से इस देश के फ्यूचर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और लगातार चौथा साल, और जो जिस कंसिस्टेंसी से ये लोग कर रहे हैं, और हर साल और व्यापकता को ये प्राप्त कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार फिर से हम लोग पहले लिट चौक के लिए तालियां बजा लें, ताकि ऐसे आयोजन होते रहें और हम लोग आप लोगों से मिलते रहें। क्योंकि एक विषय होना चाहिए बातचीत का और बातचीत के सत्र का, इसलिए हमारे सत्र का भी विषय है म्यूज़िक, एक्टिंग एंड बियॉन्ड। और आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि देयर इज़ अ बैंड ऑफ बॉयज़ है जो जिससे जुड़ाव है, जो फाउंडर भी हैं सुधांशु। मैं म्यूज़िक से ही पहला प्रश्न शुरू करना चाहता हूँ जी, कि ज़िंदगी में पहले एक्टिंग आई या म्यूज़िक? मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे पहले तो मुझे अकल आई थी और अकल आ गई समय रहते, इसलिए मुझे ये भी समझ में आ गया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल म्यूज़िक पहले आया या एक्टिंग पहले आई, तो ये वही सवाल है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। क्योंकि कला एक ऐसी चीज़ है जो या तो इंसान के अंदर होती है या नहीं होती। तो मुझे लगता है कलाकार पैदा ही होता है और वो उसके अंदर होता है। और अगर आपको एक अच्छा माहौल मिल जाए जिसमें आपके आसपास कुछ अच्छे लोग हों, अच्छे कलाकार हों, तो वो जो आपकी कला होती है उसको और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा पॉलिश हो जाती है, आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो जाती है, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत लकी था कि मैं करियर की मेरी शुरुआत बहुत जल्दी हुई थी। जब मैं 19 साल का था, जब मैं मॉडलिंग कर रहा था, तो एज अ मॉडल शुरुआत हुई, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं जिन लोगों से भी जुड़ता गया जीवन में अपने, वो सभी लोग कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके गए। और शायद यही वजह है कि मैं जिस राह पे चला हूँ या जिस तरह से मैंने अपनी कला को आगे बढ़ाया, वो तभी संभव हो पाया। और मुझे लगता है इन दोनों विधाओं में, चाहे म्यूज़िक हो या एक्टिंग हो, दोनों की प्रैक्टिस में जितने आप मेडिटेटिव होते चले गए, उसमें समाते चले गए, उसको आत्मसात करते चले गए, कि बाद में आध्यात्म का रास्ता बन पड़ा। उसमें इन कलाओं का काफ़ी योगदान होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ने में। उस पर आप कुछ अगर बोलना चाहें अबाउट द रोल ऑफ दीज टू आर्ट फॉर्म्स इन योर स्पिरिचुअल जर्नी।
देखिए, मुझे हमेशा से ये लगा है कि कलाकार तो बहुत हैं, हज़ारों कलाकार रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा है, हुआ है और होता आया है कि कुछ कलाकार ऐसे हुए हैं जिनको आप याद रखते हैं। मैंने क्या कहा, बहुत सारे कलाकार हैं और एक से एक कलाकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको आप याद रखते हैं। वो इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उनकी जो कला होती है या जिस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो गायन के थ्रू हो या एक्टिंग के थ्रू हो, जैसे रफ़ी साहब थे या किशोर दा थे या लता जी थी या आशा जी थी, इन लोग की गायकी में कुछ एक ऐसी ख़ास बात थी जिसकी वजह से हम लोग आज तक उनके गाने गाते उनको याद रखते। ऐसा नहीं है कि जब ये लोग थे तो और गायक नहीं थे, बहुत सारे अच्छे कलाकार, बहुत सारे अच्छे गायक भी थे। या फिर मैं एक्टिंग की बात करूं तो दिलीप साहब के टाइम पे भी और बहुत सारे कलाकार थे, बच्चन साहब के समय पे भी और बहुत सारे कलाकार थे। लेकिन क्यों हम दिलीप साहब का नाम लेते हैं या क्यों हम बच्चन साहब का नाम लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी कला को बड़े आध्यात्मिक रूप से पेश करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसका कहने का मतलब यह है कि वो लोग जो भी करते हैं उसमें टेक्निक कम होती है, उसमें फीलिंग ज़्यादा होती है, इमोशंस पूरे। इमोशंस या फीलिंग, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई कलाकार या कुछ ऐसे कलाकार हैं, जैसे कोई भी एक डायलॉग अगर कोई बोलता है तो वो डायलॉग आपको सीधे दिल में छूता है, या किसी गायक की एक लाइन वो जिस तरह से गाता है वो सीधे आपके दिल को छूती है। तो दिल को छूना मतलब यानी एक कहने का तरीका है, बट मुझे लगता है वो आपकी आत्मा को छूता है। जब आत्मा को छूता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। वाह। तो ये जो कला है कुछ कलाकारों में, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी गहरी है क्योंकि शायद वो लोग खुद इतने गहरे और खुद इतने अंदर से आध्यात्मिक होंगे या रहे होंगे किसी न किसी तरह से, कि जब भी उन्होंने अपनी कला को किसी के सामने पेश किया तो वो लोगों के दिलों में बस गई, उनकी आत्मा को छू गई। और यही वजह है कि आज तक हम लोग ऐसे कलाकारों को याद करते हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। क्या बात है। और जो इतने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते रहे हैं और भी आएंगे, जैसे आपने टेलीविज़न किया, सिनेमा किया, वेब स्पेस में कर रहे हैं, इनमें कोई बुनियादी अंतर आपको कलाकार के तौर पर महसूस होता है? देखिए, वैसे तो मेरा मानना है कि एक्टर तो एक्टर ही है, चाहे वो फॉर्म के लिए चाहे टेलीविज़न पे काम कर रहा हो, एक्टिंग कर रहा हो, या फिल्म्स में कर रहा हो, या ओटीटी में कर रहा हो। एक एक्टर हमेशा एक्टर ही रहता है, उसको कैमरे के सामने एक्टिंग ही करनी है। पर इन सब में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हर मीडियम की एक ऑडियंस अलग है। जो टेलीविज़न की ऑडियंस है वो ऑडियंस है जो दिन भर या रोज़ रात में बैठ के टीवी देखती है। अगर उनका कोई फेवरेट शो है, सपोज जैसे मैं अपने ही शो का अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अनुपमा देखने वाले जो लोग हैं उनको रोज़ अनुपमा देखना ही है, तो शायद ऐसे भी उनमें लोग हैं जो सुबह जब उसको हॉटस्टार पे डाला जाता था तो वो पहले हॉटस्टार पे देखते थे, फिर रात में देखते थे और फिर उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देखते थे। तो टेलीविज़न की ऑडियंस जो होती है वो जब उनको कुछ पसंद आता है तो वो एडिक्टिव हो जाती है। तो वो एडिक्टिव एक जो है चीज़ है, टेलीविज़न जो है वो एक एडिक्टिव चीज़ है। जब तक आप कर रहे हैं उसको तो आपको एडिक्शन रहेगा। जिस दिन वो ख़त्म होता है उसके बाद कोई दूसरी चीज़ आती है, लोग उसके एडिक्ट हो जाते हैं या उससे अटैच हो जाते हैं या उससे जुड़ जाते हैं, और जो पिछली चीज़ होती है वो भूल जाते हैं। तो ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न की ऑडियंस बड़ी डिफरेंट है। टेलीविज़न आपको पॉपुलर कर देता है, बहुत पॉपुलर कर देता है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता हूं कि टेलीविज़न स्टारडम नहीं देता है, टेलीविज़न पॉपुलैरिटी देता है। स्टारडम में और पॉपुलैरिटी में बहुत फ़र्क है। फिल्म्स आपको स्टार बनाती हैं,
क्योंकि फिल्म्स एक ऐसा माध्यम है जो लिटरली लार्जर देन लाइफ होता है। उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो स्केल है, जिस तरह से वो बनाया जाता है, जितना समय लेके बनाया जाता है, कोई भी फिल्म अगर आप लेते हैं तो उसमें वो 2-2.5 घंटे की जो फिल्म होती है, 2 घंटे की फिल्म होती है, उसमें बड़ा समय लेकर उसको कई साल लग जाते हैं, कई बार कई साल भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कैसी फिल्म है, कैसी स्क्रिप्ट है। अगर आप बाहुबली जैसी फिल्म बना रहे हैं तो कई साल भी लग सकते हैं उसमें। तो उसका जो स्केल होता है वो एक अलग चीज़ होती है। वो एक ऐसा मीडियम है जो आइकॉन्स क्रिएट करता है। जैसे हम लोग की अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, या एक और मेरे मित्र थे उनसे भी, कि गब्बर सिंह आज तक लोग क्यों याद रखते हैं। आज की भी जनरेशन याद इसलिए रखती है क्योंकि वो सिनेमा से एक कैरेक्टर निकला था और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल था कि आज तक लोग उसके मीम्स बनाते हैं। मतलब गब्बर का ऐसा था कि माँ से भी ज्यादा लोग गब्बर से डरते थे। हाँ हाँ, कि सो जा बेटा वरना माँ से गब्बर ज़्यादा आ नहीं, जाएगा। माँ डराती थी ये बोल डराती के थी। कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। तो हाँ, इस बात का बहुत नाजायज़ फायदा उठाया माओ ने। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि फिल्म्स स्टारडम देती हैं, टेलीविज़न पॉपुलैरिटी देता है। दोनों का नेचर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और जो मीडियम है वो इसलिए अलग है क्योंकि ये डेली शोज़ वाला एक जॉनर है, और फिल्म्स का एक बार बन गई तो वो अगले 200 साल तक आप उसको देखते रह सकते हैं, आर्काइव्स में चले गए आर्काइव्स में हमेशा। चली जाती है। और टेलीविज़न में सब कुछ रनिंग अगेंस्ट द टाइम होता है, तो ऑब्वियसली आप उसकी क्वालिटी फिल्म्स जैसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेलीविज़न में आपको मालूम है आपको लगातार वो प्रोवाइड करना है, रोज़ आपको एक एपिसोड एयर करना है, तो सब महीने हफ्ते में 7 दिन, तो आपको लगातार काम करना पड़ता है। तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़, क्वालिटी जो कॉम्प्रोमाइज़ होती है वो होती ही है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है टेलीविज़न में और फिल्म्स में, और आई थिंक ये तो हमेशा रहेगा ही। बिल्कुल। और वेब स्पेस को देखें तो दोनों का थोड़ा मिश्रण है या मोर क्लोजर टू टेलीविजन? देखिए, ओटीटी मुझे लगता है कि एक अभी तक कोई बहुत डेफिनेट स्पेस क्रिएट हो नहीं पाया उसका, डिफाइन नहीं है। वो डिफाइंड नहीं है, तो बड़ा कहना मुश्किल है कि उसको हम किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि आजकल टेलीविज़न शोज़ जो हैं, सीरियल्स हैं, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। फिर जो ओरिजिनल ओटीटी सीरीज़ हैं वो भी उसी पे आ रही हैं। कुछ लोग बड़ी सस्ती ओटीटी सीरीज़ बना रहे हैं, कुछ लोग बहुत खर्चा करके बना रहे हैं, जिनकी नहीं चल रही हैं वो लोग फिर और बजट्स कम कर रहे हैं अपने। तो कोई डेफिनेट जो है वो ओटीटी की डेफिनेशन अभी बन नहीं पाई है कि ओटीटी से क्या होगा या क्या फ़ायदा होगा, या बिजनेस वाइज कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो ओटीटी लेके आया है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो ना तो टेलीविज़न में था ना फिल्म्स में था, बट क्योंकि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सेंसरशिप लागू नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो बहुत सारे क्रिएटर्स को थोड़ा नाजायज भी हम लोग नाजायज़ ही ज़्यादा हुआ ज़्यादा एक्चुअली, फायदा ले क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि अगर आप फ्रीडम दे दें किसी को तो लोग जो है वो थोड़ा सा बौखला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हमको कौन सा ऐसा दायरा है जो पार नहीं करना चाहिए, तो फिर हम वो सारे सामाजिक दायरे जो हैं, जो हमारी एक सोसाइटल डेफिनेशंस हैं, उन सब को हम भूल जाते हैं और फिर हम लोग एक पर्सनल ट्रिप पे चले जाते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे काम देखे जहाँ पे ओटीटी में मैंने देखा कि बहुत सारा गाली गलौज है, बहुत सारी न्यूडिटी है, बहुत ज़्यादा वायलेंस है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ग्लोरीफाई होने लगी अचानक, जबकि रियल लाइफ ऐसा नहीं है कि हमारे रियल लाइफ में या समाज में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरह से वो उसको ग्लोरीफाई करने लगे तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम है। इसलिए ओटीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया है, तो उसको किस तरह से बैलेंस करना है ये अभी मुझे लग रहा है थोड़ा समय लगेगा उसमें। और जबकि सेंसर की सीमाओं के बावजूद टेलीविज़न ने कई कैरेक्टर्स ऐसे क्रिएट किए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग योर कैरेक्टर, जिन्हें लोग आपके अपने नाम से ज़्यादा उस कैरेक्टर के नाम से
एड्रेस करना, याद करना, उसके बारे में बातें करना पसंद करते हैं। तो आप भी रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा पाते हैं कि आपको आपके कैरेक्टर के नाम से लोग एड्रेस करें, या जो लोग पहली बार मिलते हैं? ये पंकज एक ऐसी चीज़ है कि ये थोड़ा सा एक मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया वनराज शाह का, वनराज शाह एक कैरेक्टर बन गया। हालांकि आप हजारों टेलीविजन शोज देखेंगे, 99% आपको किसी भी कैरेक्टर का नाम याद नहीं होगा। तो ये वनराज शाह जो कैरेक्टर, ये मेरे लिए गब्बर सिंह जैसा था कि इतना पॉपुलर हो गया वो, जैसे शुरुआती दिनों में मिहिर एक बना था। जैसे, हाँ करेक्ट करेक्ट। तो उसी तरह से ये वनराज शाह का कैरेक्टर बहुत आइकॉनिक बन गया। तो मुझे लग रहा है टेलीविजन का गब्बर सिंह बन गया था ये उस हिसाब से। बट मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर मैंने प्ले किया जो लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और लोगों ने उससे बहुत नफ़रत भी की, उससे बहुत प्यार भी किया, लेकिन उसको इग्नोर नहीं कर पाए वो लोग। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी था। They are invested in the They character. had invested a lot of emotion into One Raj's character. So I think I was very, very lucky, and I feel very happy when somebody addresses me as One Raj Shah, because that goes on to define the impact on people's mind of the character. और काफ़ी दिलचस्प है, एक कैरेक्टर ऐसा बना। हाँ, आप लोग खुल के तालियां बजा सकते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। दिलचस्प है इस तरह का किरदार बना, और पैरेलली क्योंकि म्यूज़िक में भी आपकी दिलचस्पी है और काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, वापस से बैंड ऑफ बॉयज़ में एक्टिव होना, उस जर्नी के बारे में अगर बैंड ऑफ बॉयज़ के बारे में आप बोलना चाहें, अपने लेटेस्ट सॉन्ग के बारे में बताना चाहें, तो मुझे लगता है बहुत खुशी होगी सबको। जी। तो बैंड ऑफ बॉयज़, शायद मैं फिर भी ये लिबर्टी नहीं लूँगा कि आप सब जानते हैं कि बैंड ऑफ बॉयज़ क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हिंदुस्तान के पहले बॉय बैंड का हिस्सा था जिसका नाम था बैंड ऑफ बॉयज़, और हमारे कुछ गाने थे जो बहुत पॉपुलर हुए थे, और ये 2002 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 3 साल हम लोगों ने बहुत रूल किया था म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, और हमारे कुछ गाने ग्रैमी लिस्ट में भी चले गए थे एज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग्स। तो उसके 3 साल के बाद मैंने वो बैंड छोड़ दिया था फॉर सम पर्सनल रीजंस, बट अभी फिर से मैं उस बैंड में शामिल हो गया हूँ। बाद हम लोग फिर से अभी वापस कुछ म्यूज़िक क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी लोगों के दिल में हमारे गानों के लिए बहुत प्यार है, और बहुत सारी डिमांड, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में आ जाएंगे। बट मेरी जर्नी एक्चुअली, मैं एज एन एक्टर आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, बट मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ बैंड में ही थे, करण ओबरॉय, उन्होंने मुझे उस चीज़ में खींचा था। उन्होंने कहा था कि तू बहुत अच्छा गाता है भाई, एक बैंड बन रहा है, लेट्स डू इट। तो मैं बड़ा हंसा भी था, मैंने कहा यार मैं कहाँ गाना गाऊंगा। बोला अरे नहीं, यू बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू सिंग वेरी वेल। तो वो मुझे वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और फिर हमें मिलने के लिए बुलाया गया हरिहरन साहब और लेस्ली लुइस से, और उन्होंने कुछ गाने के लिए बोला, तो गा दिया, और बोले तुम तो गा सकते हो, तुम चलो, यू आर इन द बैंड। तो ऐसे बैंड की शुरुआत हुई थी, और वहाँ से फिर ऑब्वियसली इट वाज अ रोलर कोस्टर जर्नी। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड इन माय करियर टिल नाउ, बिकॉज वी वर अ ग्लोबल सेंसेशन दैट टाइम, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने दिन रात तब तो इंटरनेट भी नहीं आया था। तब इंटरनेट भी नहीं था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंटरनेट, मोबाइल कुछ भी नहीं था, लेकिन बैंड ऑफ बॉयज़ था। बैंड ऑफ बॉयज़ था, और हमारे गाने बिना इंस्टाग्राम के, बिना ट्विटर के और बिना फेसबुक के पॉपुलर हुए थे, जेन्युइनली ऑर्गेनिकली बहुत पॉपुलर हुए थे। और मुझे अभी तक याद है जब हम लोग शोज़ वोज़ करते थे तो कैसे लोग, मैंने मतलब जो आजकल जैसे अभी करंट म्यूजिशियंस जो हैं, अगर आप देखें उन लोग गाना गाते हैं तो आप देखेंगे कुछ लोग ऑडियंस में रो रहे होते हैं, कुछ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने 2002 से लेकर 5-6 के बीच में हमने देखी थी, जब 20-20 हज़ार लोग हमारे सामने खड़े होते थे, रो रहे होते थे, वो सब। तो वो हमने फेस बहुत तगड़ा देखा था उस टाइम पे, डेफिनेटली। अब होप कर रहे हैं कि दोबारा फिर ऐसा फेस आ जाए कि लोग रोएं,
लेकिन इस वजह से नहीं कि हमें देख के दुख हो रहा है, इसलिए कि हमें देख के खुश हो रहे हैं। धन्यवाद। आप इंदौर तो आते रहते हैं और महाकाल के लिए उनके आशीर्वाद से और जाते रहे हैं। कैसा लगता है आपको ऑफ कैमरा लोगों से मिलना, जब आप पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं और वहाँ इंटरेक्शन से? देयर इज़ अ डिफरेंस। जिस फेज़ में एक्टिंग पूरी चल रही है या कोई आप शो कर रहे हैं लगातार कई महीने, कई बार अ कपल ऑफ ईयर्स, उस समय कैमरा को फेस करते हुए ज़्यादा वक्त गुजरता है, और फिर जब आप पब्लिक में जाते हैं और इंटरेक्शंस होती हैं, तो डू यू फील एनी डिफरेंस इन योर इंटरेक्शन विद पीपल अराउंड? नहीं, डिफरेंस तो मुझे लगता है कि वो हालांकि मुझे कभी मैं तो शुरू से ही एक सा रहा हूँ। मैं हमेशा जब भी पब्लिक में गया हूँ या लोग जब भी मिलते हैं तो मैंने हमेशा उस प्यार को, उस मान सम्मान को अपनी सबसे बड़ी अर्निंग माना है, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जब लोग आपका काम देख के आपको प्यार दें, आपके काम को सराहें, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे डेंजल वॉशिंगटन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। जब आपके काम को सराहा जाता है और लोग आपको खुश होकर मिलने आते हैं, दौड़े दौड़े मिलने आते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचाने आते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट एन एक्टर लिव्स फॉर। जिस दिन किसी कलाकार को लोग पहचानना बंद कर देंगे, उस दिन उस कलाकार की मौत हो जाएगी, वो लॉग आउट हो जाएगा। बिल्कुल लॉग आउट हो जाएगा पूरी तरह से। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी अर्निंग है किसी भी कलाकार के लिए। तो मैं जब भी जाता हूँ, महाकाल तो खैर मेरे आराध्य हैं, मैं समर्पित हूँ महाकाल को, और बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ बाबा के लिए। और उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहाँ मुझे लगता है कि वो मेरा घर है, या पिछले जन्म का मेरा कोई ऐसा नाता है उस जगह से कि जब मैं पहली बार आया था आज से 16-17 साल पहले उज्जैन, तो मैं उज्जैन में ऐसे घूमते घूमते मुझे लगा कि यार मैं पहले भी कभी आया हूँ यहाँ से। तो मुझे ऐसा तब से ही इस बात का मुझे अंदाज़ा लग गया था कि शायद मेरा यहाँ पिछले जन्म से कोई कनेक्शन है, और बाबा के पास मुझे आना ही था। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं पूरी तरह से समर्पण कर दूं, ताकि फिर मुझे कुछ टेंशन ना लेना पड़े, जो करना है बाबा करेंगे। क्या बात है। क्या बैंड ऑफ बॉयज़ का ऐसा कोई प्लान है कि यूथ में थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्सपोजर के लिए कुछ उस स्पेस का गाना क्रिएट करने के लिए कुछ सोचा गया है? ये थॉट और सवाल अभी आ गया लगता है। हाँ, ये ऐसा ब्लेसिंग आपने पूछा है, तो ये थॉट एक्चुअली मेरे दिमाग में आ गया, बट अभी तक ऐसा सोचा नहीं था। और क्यों नहीं, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इंस्पायर करती है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग टू डू। आई थिंक अगर हम लोग गाने के थ्रू लोगों में अगर आध्यात्म और अच्छी सोच को अगर हम लोग बढ़ा सकें या उनमें जागृत कर सकें, तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर दिस थॉट, बट बहुत अच्छा विचार था ये। मुझे लगता है यहाँ कुछ मैजिक है, यहाँ कोई ब्लेसिंग है ऐसी बाबा की। हाँ, कि ये सवाल आया डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग पहले भी बातचीत कर रहे थे एक फॉर्मल सेशन में। मेरा एक पॉडकास्ट है, स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज, उसमें हमारे मेहमान थे सुधांशु, और जिस तरह का रिस्पांस मिला है, फिनोमिनल रिस्पांस मिला, कितने सवाल जवाब हुए, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आया था तब। ये यहाँ कुछ मैजिक है। ये तो आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल हो सुधांशु से, अगर आप पूछना चाहते हो, तो आप हाथ उठा सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, आप अपना नाम भी बताएं और सवाल भी बताएं, और आपसे गुजारिश है कि वो सवाल हो, वक्तव्य ना हो। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई सवाल ज़रूर पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। सर मैं गगन शर्मा ये पूछना चाहता हूँ सर, बॉलीवुड से लेके आपका हॉलीवुड तक सफ़र कैसा रहा हो, उसे आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे?
बेटा मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि एक्टर एक्टर ही होता है, चाहे वो जब वो कैमरे के सामने होता है तो वो सिर्फ एक्टर होता है। तो मैंने जब जितना बॉलीवुड में मैंने शायद अभी तक कुछ 51 फिल्में की होंगी, हिंदी और कुछ तमिल सिनेमा भी किया मैंने। और जब मैंने हॉलीवुड की फिल्म की थी जैकी चैन के साथ, द मिथ, तो भी मैं वही कर रहा था जो मैं यहाँ पे करता हूँ, जो मैं अनुपमा में कर रहा था वही वहाँ भी कर रहा था, उसे एक्टिंग कहते हैं। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार जब कैमरे के सामने होता है तो उससे और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ कैमरा दिखाई देता है और अपने और ऑडियंस के बीच का रिश्ता दिखता है, उसको और कुछ नहीं दिखता है। क्या सर हॉलीवुड एक बॉलीवुड से एक अलग एक्सपीरियंस रहा? हाँ, थोड़े अलग लोग थे वो लोग, सारे नॉन वेजिटेरियन थे, मछली बहुत खा रहे थे। तो मैं ब्राह्मण आदमी थोड़ा वहाँ पे परेशान हो गया था जब मैं शंघाई में शूट कर रहा था। तो क्योंकि मैं सिर्फ दही पे और फ्रूट्स पे जिंदा रहा इतने दिन तक, तो मैं कुछ 8.5 किलो वेट कम करके आया था। तो मैं ऑलमोस्ट उन्हीं के वजन का हो गया था जो लोग वहाँ के हैं। बस यही है। और कोई, हाँ पीछे एक सवाल है। सुधांशु सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज है। कहाँ है पंकज, आप किस तरफ हैं? ओ, सामने। अच्छा है, हाँ पंकज। मैंने सुना है आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो कुछ 1-2 पंक्तियाँ गा दिया जाए। बिल्कुल गा देते हैं। थैंक यू। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता है या जिन लोगों को पता है उनको सुना देता हूँ अपने मेरे ही बैंड का, जिस बैंड का हम लोग जिक्र कर रहे हैं उसी बैंड का एक गाना था हमारा। हालांकि उसमें कई गाने पॉपुलर थे, बट उसमें जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट लाइक्ड सॉन्ग्स, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट था, वो उसके 2 लाइन्स मैं आपको सुनाता हूँ। और अगर आप लोगों को याद रहे गाना, अगर आप लोगों को भी याद हो तो आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। थोड़ा सा डीले दे देना, हल्का सा, बहुत हल्का, बहुत ही हल्का, लेकिन चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। हो याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आना, लहरों की हरकत पे गोरी, हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मजा आ गया। थैंक यू सो मच। जो मैं नहीं कर सका वो एक और पंकज ने कर दिखाया। एक और। सर बिल्कुल सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सीमा मनीष शर्मा, कहाँ है जी? हाँ सीमा, आपका हमारे इंदौर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर आज हम बड़ी बेसब्री से आपका मिलने का इंतजार कर रहे थे। देखिए इतनी बड़ी तादाद में आपके फैंस आपसे मिलने आए हैं, तो हम सबको बड़ी खुशी कि आज हम सब आपके बीच में आपसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा सौभाग्य, थैंक यू थैंक यू। और सर मेरा सवाल था कि अनुपमा में जो आपका किरदार है, वनराज शाह का जो किरदार था वो नकारात्मक भी था, लेकिन आपका किरदार इतना जबरदस्त रहा कि सबके दिलों में गहरी छाप छोड़ी है सर। तो सब दर्शक आपको मिस कर रहे हैं, तो आप कब हमको नजर आएंगे या फिर आपका कोई नया आने वाला शो हो? जी थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा। तो काम, मेरी तो ये रोजी रोटी है, तो मैं आपको दिखता ही रहूँगा। लेकिन नकारात्मक रूप में दिखूंगा या सकारात्मक में, ये मुझे पता नहीं। लेकिन कोशिश करूंगा जो भी करूं मैं
वो ऐसा करूं कि आप लोगों के दिलों पे वो छाप छोड़ जाए। और जहाँ तक सवाल आपने जो वनराज का बोला कि वो नकारात्मकता थी उसमें थोड़ी सी, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही हर इंसान में एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। और दिन भर 365 दिन हम लोग उससे जूझते हैं हमेशा। यही जो ऊर्जाएं हैं ये हमारी सोच बनाती हैं और फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें सही करना है या गलत करना है। तो वनराज शाह जो था वो भी ऐसे ही एक आम आदमी था जिसके अंदर दोनों ऊर्जाएं थी। कभी कभी उसके ऊपर उसकी नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी हावी हो जाती थी और कभी कभी सकारात्मक। तो मुझे लगता है कि आपको याद भी होगा, आपने देखा है शो, कि वो अपने माँ बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति कैसा था, कितना इमोशनल था और कैसे वो अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता था, रिस्पेक्ट करता था और अपने बच्चों को भी यही सिखाता था। और काफ़ी उसमें अच्छे संस्कार बड़े कूट कूट के भरे हुए थे। पर एक ही उसकी कमी थी जिसकी वजह से वो हमेशा थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता था। वो ये था कि उसको लगता था कि उसकी बीवी को घर पे काम करना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो फ्रंट है वो खुद संभालेगा। तो बस यही फ़र्क था। बट मुझे लगता है क्योंकि वनराज से हर आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है, हमारे सब के अंदर कहीं ना कहीं एक वनराज छुपा होता है। शायद यही वजह थी कि लोग उससे इतना रिलेट कर पाए और इतना कैरेक्टर जो है वो पॉपुलर हुआ। बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है गब्बर सिंह, भीखू म्हात्रे और वनराज, ये तीन नेगेटिव कैरेक्टर्स जो हीरो बने, दे वर बिगर देन हीरोज इन देयर फिल्म्स। एक्चुअली क्या है, मैं कल भी कहीं किसी से मिला था। मैं किसी रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खा रहे थे तो वहाँ पे कुछ महिलाएं आई फोटो खींचने के लिए, और जैसे ही आई उन्होंने बोला वनराज शाह इज बैक। तो मैंने कहा नहीं मैडम, ही इज़ नॉट बैक एंड ही विल नॉट बी बैक। बट वो क्योंकि मेरा एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग था वनराज शाह इज बैक, तो जैसे गब्बर सिंह का एक डायलॉग बहुत फेमस हो गया, वैसे वनराज का वो डायलॉग बहुत फेमस हो गया था और जगह जगह वो मुझसे बुलवाया भी गया। तो डेफिनेटली 100% अगर उस तरह से देखा जाए तो मैं कहूँगा टेलीविज़न का गब्बर सिंह तो बन ही गया था वनराज। जी, वहाँ भी एक सवाल है, कई सवाल हैं, अच्छा है। हाय सर, संकल्प यार। हाय संकल्प। वनराज का जो आपका रोल था जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में भी कुछ समानता है वनराज की या कोई असमानता? जैसे उसमें आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बहुत तेज आता था, तो रियल लाइफ में भी आपको गुस्सा आता है या कोई समानता है या कोई एक असमानता? मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में कहीं ना कहीं एक समानता वनराज से तो होगी, लेकिन उसको गुस्सा जब आता था तो वो हमेशा ऐसी चीज़ों पे आता था जो अनएथिकल होती थी। और मेरे अंदर भी ये एक क्वालिटी है कि जब कोई अनएथिकल चीज़ होती है तो मुझे बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, क्रोध आता है। और मुझे लगता है जब सही वक्त हो तो क्रोध अपना दिखा भी देना चाहिए, क्योंकि किसी भी इमोशन को बहुत ज़्यादा दबाना भी अच्छा नहीं होता है। और जब भी मुझसे लोग पूछते हैं ये सवाल तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है मुझ में। तो शिव तो बहुत ही सौम्य रूप में बैठते हैं हमेशा, लेकिन उनकी तीसरी आँख खुलने का डर हमेशा बना रहता है। तो मेरे अंदर भी शायद वही जो है भाव है कि मैं हमेशा सौम्य रूप में रहता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में सिर्फ प्यार ही बांटना चाहिए, प्यार ही रहना चाहिए, नफ़रत ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी दुनिया है, वो सब चलता रहेगा। तो जब कुछ गलत चीज़ हो तो उसके लिए खड़ा रहना और उसके प्रति कुछ एक्शन लेना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, और ये हम सब में ये चीज़ आनी चाहिए, होना भी चाहिए। जी, सामने दे जी मैडम, आपके पास माइक सुधांशु नहीं। भाई, इधर 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 हाँ जी, मेरा हाँ एक आपसे सवाल है, बॉम्बे से आया हूँ। जी जी जी। तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। ये जो आप जिस तरह से आप अभी दिखते हैं, ये हमेशा से वैसे ही दिखते आए हैं, या इस सवाल से आपको कभी कभी कोफ्त भी होती है कि यार जो देखो नजर लगा देता है, या आप हमेशा ऐसे ही दिखते आते हैं, हम लोग सब बढ़ते जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं? अगर कोई एक गाना जो आप अपने को इस चीज पर लेकर डेडिकेट करना चाहें, वो कौन सा गाना होगा और उसकी 2 लाइनें अगर गुनगुना दें?
आपका सवाल इतना इतना विस्तृत है और इतना आपने उस पर रिसर्च किया है, तो मैं ये कहूँगा कि क्यों ना गाना आप मुझे बताएं तो मैं वो गा दूंगा। जो आपके मन में है बता दीजिए। अभी गाने नहीं, गाना दिमाग में आया नहीं, बस ये गाना जो आपके दिमाग में हो कि हाँ चलो मेरे पे फिट बैठता है गाना, जो तारीफ मैंने की। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, भारत माता की। और वो राज भी बता दीजिए लोगों को, ये वो कौन सी गुड्डी है, कौन सा मसाला है वो जो खा रहे हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए आप खा रहे हैं। ये एक्चुअली ये मसाला खाना नहीं होता है, ये अपने अंदर पनपाना पड़ता है, उसको कहते हैं विचार। अगर आपके विचारों की शुद्धि आप कर सकें और आप अपने विचारों को शुद्ध रख सकें तो मुझे लगता है कि आपका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो स्वस्थ रहता है। और अगर आपका दिमाग स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, तो आपका जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। और मुझे लगता है आपका बुढ़ापा भी थोड़ा रुक के ही आएगा फिर, तो अभी वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय है। थैंक यू सो मच। जी सामने दे दीजिए मैम को। जी वो मैडम एक सवाल पूछना चाह रही थी, उनको माइक मिला कि नहीं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मैं पिंकी शाह, नमस्कार। और मेरा सवाल है कि आपने जो सीरियल अनुपमा में किया वो बहुत धांसू रोल था, बहुत गुस्सेल था। मतलब 10 बजे हम लोग टीवी के सामने बिल्कुल बूथ के समान बैठे रहते थे, खाना जल्दी कर लो कि सीरियल आने वाला है, वनराज शाह जी आने वाले हैं। तो मुझे ये चाहिए कि आप कोई ऐसे डायलॉग जो आपने गुस्से में वहाँ पे बोले, जो बहुत फेमस होंगे आपके लिए भी और हमारे लिए, एक बार रिवाइंड हो जाए। वनराज शाह इज बैक। बहुत धन्यवाद, वो सब मैं भूलने के लिए करता था। बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। जय महाकाल सर, जय मैं महाकाल। पारुल अग्रवाल, हाय और पारुल। मैं कुछ पूछने नहीं आई हूँ, जो बताने आई हूँ, जो बरसों से कभी बताया नहीं था किसी को। जी जी प्लीज बताएं। आप शायद 98 में आए होंगे मॉडलिंग में, शायद। मॉडलिंग में? हाँ मैं 94 में आया था। हाँ, मैं 99 से आपकी फैन हूँ, मेरे पास सबूत भी है। अरे हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बस मेरी यही विश थी कि मैं आपके साथ बात कर सकूं, फोटो ले सकूं बस। थैंक यू सो मच। और मतलब लोगों का वनराज शाह के रूप में पसंद होंगे या फिर आपके गानों से, वो तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे आप मतलब मेरा पहला क्रश थे। वाह, सीरियसली। देर आए दुरुस्त है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। एंड मुझे पता नहीं, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई डिजर्व सो मच लव, ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना हाउ स्वीट। क्या चीज़ है आपके हाथ में वैसे? ये आपका माइक ले लिया गया है, पर मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए वहां से, तो मैं समझूं कि क्या है ये। ये एक स्लैम बुक होती थी फ्रेंड्स के लिए, हम जी। अपनी चॉइसेस लिखते थे। जी। इसमें मैंने अपने क्रश में लिखा हुआ। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच। आई एम ट्रूली ऑनर्ड, थैंक यू। आई फील ब्लेस्ड। मुझे लगता है कि बहुत कृपा है मेरे ऊपर महाकाल की, जो इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। ये तो रिटन एविडेंस है, एडमिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब यू कैन डिनाई। आप चाहें तो आप गॉट और क्या है क्वेश्चन उनके पास? हेलो जी सर, इधर और सबसे पहले आपको राधे राधे मेरी ओर से और पूरे राधे इंदौर की राधे, तरफ से। राधे राधे बेटा। मैं अपनी एक 4 लाइनों की शायरी की तरफ से आपसे गाना गवाना चाहता हूँ कि जो हमें 4 अजीज। लाइनों की शायरी की तरफ से गाना गवाना चाहते हो? नहीं, मैं शायरी के माध्यम से आपको बोलूँगा कि आप वो गाना गाइए। अच्छा।
जो हमें अजीज़ होता है वो हमारे दिल के करीब होता है, जो हमें अजीज़ होता है वो हमारे दिल के करीब होता है, वो चाहे लोग हो, चीज़ हो या अल्फाज हो। आपको कराने कुछ यूँ एहसास आ रहे हैं सुधांशु पांडे गुनगुनाने पल पल दिल के पास। उनको होस्टिंग का मन था, बेसिकली चाह रहे हैं कि पल पल दिल के पास। मुझे लग रहा है अगली बार इसको मॉडरेट करना चाहिए मेरा हाँ, इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्या एनर्जी है आप में। क्या बात है बेटा, बहुत बहुत खूबसूरत। कमाल है, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। सच में गाना गाना चाहते हो क्या? तो फंसा दिया इसने मुझे थोड़ा सा। और सॉन्ग रिक्वेस्ट काफी आ रही, मैं देख रहा हूँ। हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। ब्यूटीफुल। वहाँ का एक सवाल रह गया था, हाँ आप पूछ लीजिए। हाँ जी जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. मेरा नाम आयुषी है, मैं भी थिएटर करती हूँ, आई एम अ कथक डांसर ऑल्सो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हर किसी की इंडिविजुअल जर्नी में एक ऐसा पॉइंट होता है जब वो स्पिरिचुअली अवेक होता है, तो आपकी जर्नी में वो पॉइंट महाकाल से जुड़ने के बाद या उस समय जागा या पहले से हो गया था? पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि हर किसी के जीवन में इतना सौभाग्य नहीं होता है कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाए। मुझे लगता है ये प्रारब्ध है, ये हमारे जो कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कभी हमको इस जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक कॉल आएगी या घंटी बजेगी कि नहीं। और अगर आप उस घंटी को पहचान लें तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे जीवन में ये तब हुआ जब एक बार मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था बहुत, और वो स्वास्थ्य ऐसे शारीरिक रूप से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ था, बट मुझे एक पैनिक अटैक हुआ था, जिसके बारे में उस वक्त बहुत अवेयरनेस कम थी। हालांकि मैं इस मंच पे उसके लिए भी समय चाहिए होता है, ऐसा टॉपिक है ये जब मैं बहुत वोकल हूँ मेंटल हेल्थ और इन सब चीज़ों के बारे में, बट अभी इतना समय शायद हमारे पास नहीं होगा। तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि उस वक्त ये मेरी घंटी बजी थी। हालांकि मैं शुरू से ही बहुत शिव की तरफ मैं हमेशा ही मेरा झुकाव था, मैं शुरू से ही नतमस्तक था उनके आगे। जब मैं नैनीताल में अपने होम टाउन में रहता था तब भी रोज़ मंदिर जाके मैं नमस्कार करता ही था। पर जो एक अंदर से आपको अपने कॉन्शियस से जुड़ने का या अपने अंदर का जो द्वार खुलता है, वो एक समय ऐसा आता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाए जो अचानक आपका मतलब अगर आप इस तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आपको पूरा मोड़ के पीछे की तरफ कर देता है। तब आपको समझ में आता है कि जीवन का सत्य क्या है और आध्यात्म क्या है, और अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से बात करना, उससे जुड़ना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीवन में आपको स्थिरता चाहिए, मानसिक, शारीरिक, कार्मिक, हर तरह की स्थिरता के लिए आपको मेरे ख्याल से अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और वही आध्यात्म है। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन जी मेरा भी था सर। हाँ जी सर, इतना खूबसूरत आप गा रहे हैं, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, तो आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा और कौन आपके फेवरेट सिंगर रहे, चूँकि आपका वो भी रहा, वो भी अगर आप बताएं तो। मेरे एक्चुअली फेवरेट कहना तो बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ तो मैं आर डी बर्मन साहब का म्यूज़िक सुन के तो मैं किशोर दा, आर डी बर्मन, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे थोड़ा और मैच्योर हुआ, म्यूज़िक को और थोड़ा अच्छा समझना शुरू किया, तो मुझे रफ़ी साहब से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और मुझे लगता है कि रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा मैजिकल थे, उनकी आवाज़ इतनी एफर्टलेस थी
कि समझ में नहीं आता था कि वो इतने मुश्किल गाने इतनी आसानी से कैसे गा के चले गए। वाकई। तो मुझे लगता है कि कोई वो जो उनका जो आपका प्रिय गीत जो आप गुनगुनाना चाहें सर, जो भी। अरे ये म्यूजिकल शो होता जा रहा है भाई। अभी आप सब सुनना चाहते हैं, एक बार तालियां बजाएं। ये इतनी देखिए, कमजोर कोई दे तालियां गया। थोड़ी। कोई ये दे गया। सर मेरा आग्रह है प्लीज, जो भी जी। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। थैंक यू। याद आ गए मोहम्मद रफ़ी साहब। और गाने की रिक्वेस्ट के अलावा कोई सवाल हो अगर तो बताइए, थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी है गाने से। जी हाय सुधांशु सर, हाँ जी। मेरा नाम शिवानी है। कहाँ है शिवानी आप? अच्छा वहाँ खड़ी हैं। आगे आऊँ थोड़ा? नहीं सुन रहा है। मैं आज मम्मी को लेके आई हूँ। मम्मी बहुत बड़ी फ्रेंड है आपकी। और मैं तो आपको एज अ बहंगा बॉयज़ बहुत पसंद करती हूँ। और जब भी अनुपमा आता था तो मुझे चिड़चिड़ी होती थी, क्या मम्मी क्या देखती रहती हो आप पूरे टाइम। और मुझे भी होती थी, मैं देखते नहीं था। जब भी कोई आपका नेगेटिव रोल आता था तो मम्मी को गुस्सा आती थी कि ऐसा लग रहा है कि मिल जाए बस बनराज मुझे, तो मैं देख लूं क्यों आप वहीं रहिएगा, इधर नजदीक मत आइए। और एक और उनको है, हमेशा वो कहती हैं कि जैसे भी आपका मुंह स्ट्रेच वो हो गया था, आप न्यू रोल में आए थे तो बोलते अब अच्छा नहीं लग रहा है वनराज, मुझे मूंछ में बहुत अच्छा लगता था। पर्सनली ले लिया बहुत ज्यादा। और उनकी मतलब विश है कि आपके साथ एक फोटो हो, सेल्फी हो, तो जब आप बस ये कार्यक्रम खत्म होगा तो हम बिल्कुल सेशन के बाद ठीक ठीक बिल्कुल ओके। थैंक यू सर। एक सेल्फी सत्र होगा इसके बाद। और कोई दो तीन लोग ऐसे आए थे वहाँ पे सवाल पूछने के लिए। इधर माइक दे दीजिए उनको। माइक आपको मिल जाए तो आप सवाल पूछ। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा नाम किशन है। किशन आप किधर हैं? किशन कहाँ है किशन? सामने अरे हाँ दिख गया। सर 14 नवंबर को अनुपमा के सेट पे एक कैमरा असिस्टेंट की डेथ हो गई थी जी। सो उसके बाद ये बताया गया था कि काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स और काफ़ी सारे आक्रोश जाग गया था कि उस असिस्टेंट को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले गए और काफ़ी टाइम तक शूट ख़त्म होने तक शूट होता रहा। और सर ने भी, जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी लगभग हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इस पर चुप्पी तोड़ी, तो वो शायद अपना जवाब बना रहे थे उस समय तक। तो आप तो तब तक बाहर हो चुके थे सीरियल से, बट आपकी क्या राय है कि इतना इनह्यूमन बिहेवियर और ये सब कुछ सेट पे, इज इट वैलिड और समथिंग? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये कहूँ कि किसी भी व्यक्ति की अगर जान चली जाती है एक्सीडेंटली या जैसे भी, तो वो वैसे भी एक बहुत दुखद हादसा होता है। और कई बार ऐसा हुआ है फिल्म्स, हमारी इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, कि कई बार कुछ इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं सेट पे, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनमें से कभी किसी का कोई एक्सीडेंट होता है, उनकी जान चली जाती है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन तो नहीं है मेरे भाई, कि हम ये तो कह ही नहीं सकते कि नहीं ऐसा 1 हफ्ते बाद चुप्पी तोड़ी या उसी दिन तोड़नी चाहिए थी या कुछ करना चाहिए था। ये एक ऐसी चीज़ है जो जस्टिफाई की ही नहीं जा सकती है।
ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम दुख व्यक्त कर सकते हैं और ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि, और ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रोडक्शन हाउस का ये एक बहुत पर्सनल मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी सेट पे या मैं अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर मेरे सेट पे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं पूरी जी जान से कोशिश करूँगा कि भाई उस इंसान को हम बचाने की कोशिश करें, और अगर वो बच जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना बच पाए किसी भी वजह से, क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, अगर ना बच पाए तो कम से कम हम ये तो मेक श्योर करें कि उसका इलाज का पैसा, उसके परिवार का खर्चा, इस तरह की चीज़ें जो है हम वो पूरी तरह से व्यवस्थित करके दें, क्योंकि उतना करना तो ये हर प्रोडक्शन हाउस का फ़र्ज़ है। रही बात आपके सवाल की कि वहाँ पे ऐसा सुना है कि एक हफ्ते बाद चुप्पी तोड़ गई या लोगों ने नहीं बोला, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं। मुझे ये सिर्फ न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि किसी बच्चे की वहाँ पे, यंग बॉय जो लाइटमैन था, उसको शॉक लगने से उसकी डेथ हुई थी। तो वो किस तरह से हुआ, किस वजह से हुआ, और उसके बाद प्रोडक्शन हाउस का क्या रिएक्शन था या उन्होंने किस तरह से उसे हैंडल किया, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। बट ये बहुत दुख की बात है और मैं सिर्फ आपसे यही कह सकता हूँ कि अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। थैंक यू। यहाँ दे दीजिए सामने में माइक। हेलो। अच्छा, ले चुके हैं, ठीक है, बोलिए। जय श्री महाकाल बाबा की जय। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर, आजकल देखने को, सुनने को और न्यूज़ वगैरह मीडिया में आता रहता है, आजकल के जो युवा है सर, उनमें सहनशीलता बहुत कम बची है। किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। कहीं कुछ गाड़ी की टक्कर लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। और बहुत से युवा मैंने देखा सर, न्यूज़ वगैरह पढ़ते तो बहुत से मतलब सुसाइड की भी बहुत न्यूज़ आती है। तो आज के युवाओं को आप आज क्या मार्गदर्शन देंगे कि युवा ये कदम नहीं उठाए? हम लोग एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ का वक्त बहुत कम होता जा रहा है, और सबसे पहले अटेंशन डेफिसिट बहुत बढ़ चुका है। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा बोन भी है, लेकिन उतना ही बड़ा मेरे ख्याल से श्राप भी है। आज हम उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे लोग 30-30 सेकंड की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि आजकल सामने से ये बोला जाता है कि प्लीज़ आप जो इंस्टाग्राम पे डालने वाले हैं उसकी ड्यूरेशन 40 सेकंड से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि फिर लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अटेंशन स्पैन खत्म हो चुका है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आजकल के युवा की गलती नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी युवा को या किसी बच्चे को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना उचित नहीं है। ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ये लगता है कि आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान दें। उनको अच्छी एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में भी मिलती है, और मेरे ख्याल से पहले 5 साल में अगर आप उनकी नींव अच्छी रखें तो वो जीवन भर जो है उनको कोई शायद तकलीफ़ ना आए, क्योंकि इतनी ज़्यादा नकारात्मकता सब जगह फैलती जा रही है। सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है बच्चों के मन पे भी, और इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। और यही वजह है कि मैं आध्यात्म के बारे में इतना ज़्यादा मैं इतनी चर्चा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता जा रहा है, इतना ईविल क्रिएट होता जा रहा है, जहाँ पे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ाई से डर के कर रहे हैं और तमाम वजहों से कर रहे हैं, पेशेंस कम होता जा रहा है, अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। मुझे लगता है क्योंकि हम अपने धर्म और संस्कृति से इतना ज़्यादा अलग हो चुके हैं, टूट चुके हैं, शायद यही वजह है कि आज बच्चे अपना डायरेक्शन खोते चले जा रहे हैं। उनको अपनी जड़ें, अपनी रूट्स पता ही नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करें
जिससे समाज में हमारे धर्म, हमारे कल्चर के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से मैसेजेस स्प्रेड करना शुरू करें, ताकि जो हमारे आने वाले पीढ़ी है उनकी नींव मजबूत होने लगे, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे यूथ में, ये प्रॉब्लम्स आगे ख़त्म हो जाए और हम लोग एक देश जो है, एज अ देश, हिंदुस्तान, भारत जो है, वो देश बाकी पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। क्योंकि हम ही लोग एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पे जो मुझे, मतलब मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात के लिए कि हम लोग सनातन को बिलोंग करते हैं। और सनातन जो है वो यही सिखाता है, वो आध्यात्म आपको बताता है, समझाता है, वो प्योर साइंस है। वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझना शुरू कर दे तो उसका जीवन बदल सकता है। और शायद अगर हम भारतीय होने के नाते अगर ये सब करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो तो सेटल हो ही जाएंगी, बट हम दुनिया भर में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा डर लगने लगा है कि सनातन की तरफ गोरे ज़्यादा जल्दी बढ़ते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि हिंदुस्तान में बच्चों को ये बात समझ में आने लगे। इतने सारे लोग हैं जो यूएस में मैं देखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इतने सारे लोग सनातन की तरफ झुकाव होता जा रहा है कि ये ताज्जुब होता है मुझे कि हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं जो बाहर वो लोग कर रहे हैं। उनको इसकी खूबियाँ ज़्यादा समझ में आ रही हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं, हम लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन सज्जन ने सवाल पूछा, मैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनको अभी से समझाना शुरू करिए, है ना, तो थोड़ा धर्म ज्ञान दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि वो लोग अपने आप सही राह पे चलने लगेंगे। सनातन ठहराव की अहमियत भी बताता है, जो बच्चों को बताना ज़रूरी है। इतना फास्ट फूड कल्चर में सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। जी जी जी, आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास माइक नहीं है। माइक, अच्छा, उनके बाद आप पूछ लीजिएगा। जी, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। सवाल आपका? हाँ। मैं पूछूं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आपने रोबोट मूवी में काम किया सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? ये आपने सवाल गूगल से तो नहीं निकाला है? नहीं सर, घबराहट हो रही है मेरे को। ये मुझे सवाल ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने गूगल से निकाला है? नहीं नहीं, पक्का? बहुत देर से सोच रही थी आपसे पूछने का, पर मेरा दिल है ना बहुत जोर से धक धक कर। अरे क्यों, डरने की क्या बात? पता नहीं क्यों। क्यों? चलिए, अब आपका डर थोड़ा कम हुआ। अभी तो और ज्यादा। 3 गाने सुना चुका हूँ यार, अब तो थोड़ा डर कम हो जाना चाहिए। अभी तक तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि ठीक ठाक इंसान हूँ मैं, बुरा नहीं हूँ। हाँ, वो सब फिक्शन है, वनराज शाह फिक्शन है, काल्पनिक। वनराज शाह इज बैक बोला तो डर गई थी। तो रोबो में मैंने रजनी सर के साथ काम किया। मेरी जीवन के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस में से रहा वो, क्योंकि रजनीकांत साहब सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं है, वो एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, बहुत इवॉल्व्ड है एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं रजनी सर के बारे में, कि वो साल में एक बार 21 दिन के लिए मेरे स्टेट यानी उत्तराखंड में रानीखेत के पास कोई जगह है जहाँ पे वो गुफा में जाके मेडिटेट करते हैं, और हर साल जाते हैं वहाँ पे, और वो भी धर्म से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और यही शायद वजह है कि उनकी एक्टिंग में, उनके व्यक्तित्व में इतना ठहराव है, और उनकी आँखों में आप जब देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान कितना गहरा है और इसकी आत्मा कितनी साफ है। तो उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू जी, यहाँ पे दे दीजिए प्लीज़ माइक, इनके पास सवाल है। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कहाँ पे आप हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी। मेरा नाम स्मृति तिवारी है। हाँ, स्मृति। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने पैनिक अटैक का जिक्र किया, और आज के समय में ये शब्द बहुत ही सभी लोग जानते हैं और नई पीढ़ी इन चीज़ों से गुजर रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी
अगर आप बताना चाहें कि आप उन पैनिक अटैक से अपने आप को बाहर निकाल पाए और फिर अपने आप को नए तरीके से तैयार किया और आज आप सफल अभिनेता हैं, एक आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो नई पीढ़ी को ज़रूर बताएं कि इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलें। तो मैं इस बात का जवाब आपको बहुत छोटे से उसमें कुछ शब्दों में बता देता हूँ कि मेरी जो महाकाल की जर्नी शुरू हुई थी, या जो मैं महाकाल को समर्पित हुआ था, मैं उसी समय पे हुआ था। तो जब मुझे ये पैनिक अटैक हुआ था और मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और मुझे लगा था कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, उसी वक्त मुझे महाकाल का बुलावा आया था मेरे एक मित्र के थ्रू। और मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे महाकाल जब मंदिर में मैं एंटर ही किया था तो मुझे ऐसा लगा कि जो पंडित जी मुझे मिले थे वो साक्षात महाकाली थे। उसकी कोई वजह है, वो मैं वजह अभी नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे स्वयं उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है वेलकम किया। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं पूरी तरह से समर्पित हुआ उनको। और जैसे जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है हम सब के लिए, हम सब जितने भी इंसान रूप में यहाँ पे लोग बैठे हैं, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है समर्पण। समर्पण एक शब्द है, उसकी गहराई बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन अगर आप समर्पण कर दें पूरी तरह से, जब आप भगवान को समर्पित होते हैं, तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए खत्म हो जाती है। तो फिर बस महाकाल ही देख लेंगे, बस। तो सारी चिंताएं खत्म, सारी एंजाइटी खत्म, सारे पैनिक अटैक खत्म। बस अब जीवन जो चलाएंगे वो महाकाल चलाएंगे। और बस उसके बाद से मैंने ये मान लिया कि मेरा जीवन अब बस महाकाल ही चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे, इसलिए मुझे कोई एंजाइटी नहीं होती। वाह, यहाँ पे ज़रूर दे दीजिए सवाल का मौका, काफ़ी समय से प्रयास रहते। माइक मिल गया आपको जी। जी हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। मैंने वैसे मैं कुछ बोलना चाहूँगी लिटिल चौक की टीम को कि प्लीज़ आप माइक की नंबरिंग बढ़ा लें, बिकॉज मैंने 6 to 7 टाइम मैंने हैंड राइज किया है। सॉरी अबाउट दैट, माफ़ी चाहते हैं हम लोग। इट्स ओके। थोड़ा बेटा बजट बढ़ा लो, 2-4 माइक और खरीद लो। और सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने कई बार हाईलाइट किया कि आप महाकाल के भक्त हैं, और सो क्या इसका इंडिकेट कर रहे हैं आप ऑडियंस को कि आप कुछ ऐसा पॉजिटिविटी में या महाकाल के ऊपर ऐसा कुछ शो लाना चाह रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप क्योंकि सभी लोग फील करते हैं, सबके लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं कि बहुत डाउन जाते हैं, तो जब आप ऐसा कुछ डाउन फील करते हैं तो क्या आप ऐसा कुछ स्पिरिचुअल टाइप का सॉन्ग गाना पसंद करते हैं या कुछ और? तो प्लीज़। नहीं, मैं यहाँ पे तो जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं गा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं डाउन होता तो कुछ गाना शुरू कर देता हूँ स्पिरिचुअल। पर यह है कि जब थोड़ा सा आदमी अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, जब आपके हालात थोड़े से आसपास डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो फिर अपने आप को सशक्त करने के लिए आदमी फिर भगवान को याद करता है। और जैसे ही आप थोड़ा सा उनको ध्यान करते हैं, उनकी भक्ति में लीन होते हैं, अपने आप वो शक्ति वापस आ जाती है। तो मैं तो यही करता हूँ, बस भगवान को याद करता हूँ या माला कर लेता हूँ, माला जप लेता हूँ, तो बस मैं सेट हो जाता हूँ, वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। क्योंकि हम लोग तो इंसान है, भगवान तो है नहीं कि एकदम बढ़िया चलता रहेगा। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो चलने ही वाला है और रोज़ चलने वाला है। तो उससे जूझना आना चाहिए अपने आप को बस, क्योंकि जो भी शक्ति है वो तो वहीं से आने वाली है ना। तो उसमें विश्वास है तो शक्ति है, नहीं है तो फिर आपको अपना खुद का रास्ता ढूंढना पड़ता है। और रही बात आपके ये कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि कोई शो लाने वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है भैया, मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे ही महाकाल का नाम लेता हूँ, सब जगह उनका ही लेता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन ही वही है। और क्योंकि मैंने बोला कि मैं समर्पित हूँ, तो मेरा समर्पण यही है कि मैं जब देखो बस उनकी बात करता हूँ, जहाँ देखो उनकी बात करता हूँ। और
कोई शो नहीं लाने वाला मैं महाकाल भगवान के ऊपर, क्योंकि उनको शो की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और क्योंकि इसके बाद भी सेशन होना है, बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वी शुड कंक्लूड द सेशन विथ वन सॉन्ग दैट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड, क्योंकि बहुत लोगों की नींद आज खो गई है, बाप रे, उड़ गई। ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, ओ यारा आजा मेरी बाहों में आ, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है। अगर उस ज़माने में मुझे महाकाल के दर्शन हुए होते तो शायद ये गाना मैंने उन्हीं को डेडिकेट किया होता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है तहे दिल से। बड़े अच्छे सवाल भी आप लोगों ने किए और बहुत अच्छी ऑडियंस से बड़ा मज़ा आया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातों से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो उसे आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। कुछ बातें अगर समझ में आई हो तो उनको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। यंगर जनरेशन को ज़रूर समझाइएगा, ताकि जैसा मैंने कहा बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर हैं, और जितना वो अध्यात्म से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, सनातन से जुड़ेंगे उतना हमारा देश और सशक्त होगा। थैंक यू सो मच।